Hello students, welcome to the lecture series on basic electrical engineering course code BEE101। तो आज हम बेसिकली करने वाले हैं एक क्विक रिवीजन यूनिट 3 का, जो कि हमारी ट्रांसफार्मर की यूनिट थी। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। अब तक थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है। इट्स अ डिवाइस दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या ट्रांसफार्मर एक्शन। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आपके पास दो वाइंडिंग्स हैं यहाँ पे। एक ये रेड कलर की वाइंडिंग है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग है, और एक ये ब्लू कलर की वाइंडिंग है जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग है। और आप देख रहे हो कि ये जो ट्रांसफार्मर है, इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो प्राइमरी वाइंडिंग से कम है। इसका मतलब है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो जब आपने यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज Vp दिया तो Ip करंट फ्लो करना चालू हुआ, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बनी, जो कि मैंने आपको बताया था कौन सी फ्लक्स होती है, म्यूचुअल फ्लक्स, जो कि दोनों वाइंडिंग से लिंक अप करती है। तो AKTU के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में, कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो आपने सिर्फ इतना लिखना है म्यूचुअल इंडक्शन, अगर 2 नंबर पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी साइड में आप देख रहे हैं, आपने एक लोड लगाया हुआ है, जो कि इसमें हमारे पास दो वोल्टेजेस होती हैं। एक हम जो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को, इनपुट वोल्टेज, और एक वोल्टेज होती है जो इंड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज हमारी Vp है वो प्राइमरी वोल्टेज है, जो वोल्टेज इंड्यूस होगी वो कहलाएगी EP। ये सिमिलरली यहाँ पे जो सेकेंडरी वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो कि लोड के अक्रॉस अपीयर हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग वोल्टेज के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम 110 वोल्ट जो दे रहे हैं वो बेसिकली इनपुट दे रहे हैं प्राइमरी कॉइल को, और आउटपुट हम ले रहे हैं 220 वोल्ट का। तो एक तरीके का हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करस्पॉन्डिंग चेंज क्या आएगा, करंट में कम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी साइड में करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी और सेकेंडरी साइड में करंट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर की पावर कांस्टेंट है, KVA कांस्टेंट है। कांस्टेंट KVA में अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा। यानी सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बढ़ाने में करंट कम होगा, प्राइमरी साइड में वोल्टेज घटाने में करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफार्मर बना यहाँ पे मार्क कर रखे, एक स्टेप अप है और एक स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन में आप देख सकते हैं 220 वोल्टेज जो है वो 110 वोल्ट में टूट रही है। इसके बाद बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप और सेल टाइप। कोर टाइप आप देख रहे हो, इसमें वाइंडिंग जो है कोर को घेर रही है, और शेल टाइप में क्या है, जो कोर है वो वाइंडिंग से सराउंडेड है। ठीक, यही डिफरेंस था दोनों में, और भी डिफरेंसेस थे बट मेजर डिफरेंस यही था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेजेस। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है। 3 फेज ट्रांसफार्मर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके उसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो ये आपके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन के हिसाब से भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंडोर टाइप, आउटडोर टाइप और स्टेशन टाइप। ठीक, अब ये ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन है सिंगल फेज का। देखिए बेसिक कंस्ट्रक्शन है, अगर आप देख सकते हो तो ये कोर जो आपका है लैमिनेटेड है, सॉलिड कोर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था क्यों हम कोर लैमिनेट करते हैं, क्योंकि हम एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक, और ये दोनों हमारे लिम्स हैं, और ये V1 वोल्टेज हमारी जो इनपुट वोल्टेज है, I1 इनपुट करंट है प्राइमरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में, और V2 हमारा बेसिकली वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द लोड है, और I2 लोड करंट। और ये हमारा जो है योग का पोर्शन है, जिसमें हमारी बेसिकली जो फ्लक्स है वो ट्रेवल कर रही है, जो ये पोर्शन है वो लिम्ब का पोर्शन है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स में मेनली 2 टाइप की वाइंडिंग्स होती हैं, टू लेंथ फ्रॉम नेमली द प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है प्राइमरी वाइंडिंग। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें आप कौन सी वाइंडिंग प्राइमरी हुई, कौन सी सेकेंडरी हुई, इसको आप प्रैक्टिकली कैसे पता लगाएंगे। जिस वाइंडिंग में आपका सोर्स कनेक्टेड है वो प्राइमरी हो जाएगी, यानी अगर सोर्स इस तरह से राइट साइड पे तो ये प्राइमरी हो जाएगी, और लोड वाली सेकेंडरी हो जाएगी। और अगर आपने इस तरह सोर्स कनेक्ट कर दिया है तो ये प्राइमरी हो जाएगी और ये सेकेंडरी हो जाएगी। प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड विद द सप्लाई, सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड विद द लोड। तो यही डिफरेंस है दोनों में। पार्ट्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर के पार्ट्स है, जिसमें बुशिंग्स आपको दिख रही है, टैपिंग्स। बुशिंग्स का मतलब ये ब्राउन पार्ट जो है बुशिंग्स कहलाती है। ठीक है, टैपिंग्स कहाँ पर होती है, टैपिंग्स आपकी बेसिकली ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग में होती हैं। ठीक, वाइंडिंग्स आपके पास इसके अंदर होती हैं, और ये वाइंडिंग्स कंजर्वेटर एंड ब्रीदर होता है। आपका कंजर्वेटर टैंक होता है जिसमें ऑयल फिल्ड होता है, और ब्रीदर होता है जिससे ट्रांसफार्मर एयर को इनटेक करता है। ठीक, और ये आपके रेडिएटर्स या कूलिंग ट्यूब होते हैं, जिसमें हॉट एयर जो है वो हॉट जो आपका ऑयल होता है वो फ्लो करता है, और उसकी कूलिंग होती है इन रेडिएटर्स के थ्रू। यानी ये जो हॉट ऑयल होती है, जो ऑयल की गर्मी होती है वो ट्रांसफार्मर इंजेक्ट कर देता है एयर में।
तो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल गर्म होता है किसकी वजह से होता है, बेसिकली जो भी करंट फ्लो कर रहा है वाइंडिंग में, तो वाइंडिंग अपनी जो हीट होती है वो ऑयल को रिजेक्ट करती है, ऑयल अपनी हीट जो है वो एयर को रिजेक्ट करता है, तो इसको इस प्रोसेस में कहते हैं ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग, ठीक है, ONAN। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखिए, यहाँ पे हमने AC सप्लाई V1 दे रखी है, द करंट I1 विल फ्लो थ्रू द प्राइमरी, द करंट थ्रू द प्राइमरी विल सेट अप अ फ्लक्स, तो मैंने आपको बताया इससे फ्लक्स बनेगी, और ये फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक करेगी और प्राइमरी से भी लिंक करेगी तो EMF इंड्यूस करेगी। इस फ्लक्स को हमने क्या कहा था, म्यूचुअल फ्लक्स, अगर आपको याद हो, यानी ये वो फ्लक्स थी जो दोनों वाइंडिंग से लिंकअप करती है। सिमिलरली ये वाली जो फ्लक्सेस हैं, एक प्राइमरी साइड में और एक सेकेंडरी साइड में, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है बेसिकली लीकेज फ्लक्सेस, ठीक है। देखिए द फ्लक्स फाई विल पास थ्रू द कोर एंड लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग टू इंड्यूस EMF E2 इन द सेकेंडरी, बिकॉज इंड्यूसिंग ऑफ करंट I2 विल फ्लो थ्रू द लोड कनेक्टेड विद द सेकेंडरी लोड, टर्मिनल वोल्टेज इज V2। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, द इनपुट वोल्टेज V1 इज ग्रेटर देन आउटपुट वोल्टेज देन इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर इनपुट वोल्टेज V1 लेस देन आउटपुट वोल्टेज है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक। अब EMF इक्वेशन आपके ट्रांसफार्मर की है, अगर आपने निकाली थी या आपको याद होगा, एंड रिजल्ट E1 इज इक्वल टू 4.445 × N E2। अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपको रह जाएगा N1/N2, यानी E2/E1 इज इक्वल टू N2/V, V2/V1 इज इक्वल टू I1/I इज इक्वल टू K। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक। तो V1 और V2 क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज है, E1 E2 क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी EMFs। फिर ये आपका ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है। बेसिकली नो लोड पे देखिए, नो लोड करंट है आपके पास, इसके दो कंपोनेंट थे, कोर और मैग्नेटाइजिंग। कोर कंपोनेंट क्या कर रहा था, आपके लॉसेस को मीट कर रहा था, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इन फेज विद फ्लक्स था, फ्लक्स को बना रहा था, और डेल नॉट क्या था आपका, बेसिकली पावर फैक्टर एंगल। ये इंडक्टिव लोड के लिए फेजर डायग्राम है ट्रांसफार्मर का, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था, करंट वोल्टेज से पीछे है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और ये आपका कैपेसिटिव लोड के लिए फेजर डायग्राम, करंट I2 जो है वोल्टेज से आगे है। तो ये बेसिकली फेजर डायग्राम को आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए दिखा रखा है, प्रैक्टिकल के लिए नहीं दिखाया है, कि जिसमें रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप है और रिएक्टेंस में जो ड्रॉप है वो नहीं दिखाया गया है, ठीक है। और ये आपका ही रेजिस्टिव लोड के लिए फेजर डायग्राम है आइडियल ट्रांसफार्मर का। तो आप देख सकते हैं I2 करंट फेज में V2 के है, ये V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 है। इसके बाद हमारे पास हमने इक्विवेलेंट सर्किट और ट्रांसफार्मर पढ़ा था। ये आपका सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट सर्किट की यूटिलिटी क्या है। बेसिकली हम ट्रांसफार्मर में जो भी एफिशिएंसी, जो भी उसकी परफॉर्मेंस हमने कैलकुलेट करनी है, इवेल्यूएट करनी है, वो हम दो पैरामीटर से निकाल सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी को कैलकुलेट करके। उसके लिए हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है, और एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट सर्किट को बेसिकली क्या करना पड़ता है, सेकेंडरी साइड में रेफर करना पड़ता है सारे पैरामीटर्स को, ठीक। तो यहाँ पर जब आप इन पैरामीटर्स को प्राइमरी साइड में रेफर करते हैं तो ये R2 डैश बन जाता है। देखिए R2 को अगर आप प्राइमरी साइड ले जाएंगे तो R2 डैश बनेगा, जो कि होगा R2/K²। X2 को ले जाएंगे तो X2 डैश बनेगा, जो कि जाएगा X2/K²। V2 को ले जाएंगे सेकेंडरी साइड में तो V2/K हो जाएगा। लोड अगर आपका ZL है, इसको आप सेकेंडरी साइड में लेंगे तो ZL/K² बनेगा। तो यहाँ पे K दिखा रखा है आपको डायग्राम, ठीक है। इसके बाद आपके पास लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, दो टाइप के लॉसेज है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस, आयरन लॉस के अंदर दो टाइप के लॉस है, हिस्टैरिसीस लॉस जिसका फॉर्मूला ये है, और आपके एडी करंट लॉस जिसका फॉर्मूला ये है। कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर ऑफ कॉपर करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये R1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, I1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का करंट, I2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और R2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट। जब दोनों रेजिस्टेंसेस को हमने जोड़ दिया तो ये R01 बन गया और एक R02 बन गया। और ये लॉसेज इन ट्रांसफार्मर में मेजॉरिटी जो है लॉसेज वो आयरन और कोल लॉसेज है। वैसे तो आपके स्टे लॉसेज भी होते हैं, डायरेक्टली लॉसेज होते हैं, बट हम उनको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ट्रांसफार्मर लॉसेज अगर नो लोड में है और लो लोड के लॉसेज कौन से होंगे, आयरन लॉसेज, जो बेसिकली कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड है, ठीक। और कॉपर लॉसेज क्या होंगे, जो प्रोपोर्शनल होंगे स्क्वायर ऑफ द लोड करंट के। ये फिर आपके पास हमने वोल्टेज रेगुलेशन निकाला था, इसका फॉर्मूला निकाला था ER cos ∅2 + मैंने बोला था कि लीडिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा और लैगिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा। यही आपने जो है याद रखनी इस लाइन को, कि वोल्टेज 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैगिंग लोड के लिए पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर का क्या होगा, तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव, लीडिंग के लिए क्या होगा, नेगेटिव। फिर हमने एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, x kVA cos ∅ / x kVA cos ∅ + PI + x² PSC, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था, और इससे हमने बेसिकली क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अब इस एफिशिएंसी में मैंने आपको बताया था दो टाइप के लॉसेज होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। इनको हम PI और PSC किससे मेजर करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के। तो ओपन सर्किट टेस्ट हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग में होता है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं।
ठीक है। कोर लॉसेस हम से यूज करते हैं, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में होता है। इसका सर्किट डायग्राम है सिंपल। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम कहाँ पे करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में, और लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करते हैं, बेसिकली शॉर्ट कर देते हैं। देखिए तो ये टेस्ट हमारा रेटेड करंट पे होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इससे हम कौन से लॉसेज निकाल रहे हैं, पीएससी। और पीएससी क्या होगा, जो भी वाटमीटर की रीडिंग होगी पीएससी होगी, ठीक। तो इतना ही रिवीजन टूर में मैंने आपको एक तरीके का रिवीजन दे दिया। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे और बेसिकली चलेंगे और देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि एफिशिएंसी से रिलेटेड। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हैप्पी लर्निंग। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।